Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 26 July 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: a client with brain attack has dysarthria. Which should the nurse include in the plan of care to address this problem? किसी क्लाइंट को स्ट्रोक अटैक आया या ब्रेन अटैक आया और उसके बाद इस क्लाइंट में न्यूरॉन्स के डैमेज की वजह से डिसआर्थरिया कंडीशन डेवलप हो गई। अब डिसआर्थरिया कंडीशन के ट्रीटमेंट के हिसाब से नर्स द्वारा कौन सा एक्शन इंक्लूड किया जाएगा? रूटीन हाइजीन, liquid formula diet, prevention of aspiration, effective communication. डिसआर्थरिया कंडीशन का मतलब होता है अगर किसी क्लाइंट को न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाए या स्पीच से रिलेटेड मसल्स में वीकनेस आ जाए तो क्लाइंट बोल नहीं पाता, ये चीज डिसआर्थरिया कहलाती है। आप इसे स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर कह सकते हैं, स्पीच डिसऑर्डर। इसमें क्लाइंट चाहकर भी सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। सिंपली कहें तो क्लाइंट जो है वर्बल कम्युनिकेशन करने में असमर्थ होता है। क्लाइंट बोलकर कोई भी बात बता नहीं पाएगा, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कोई दूसरा कम्युनिकेशन का मेथड यूज करेंगे या यूज करना क्लाइंट को बताएंगे, जिससे कि उसकी बात हम समझ सकें और हमारी बात उसे समझाया जा सके। क्लाइंट को डिसआर्थरिया है तो उसका मतलब है कि क्लाइंट वर्बली बोल नहीं पाता, वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता और इसलिए उसे दूसरे अल्टरनेट कम्युनिकेशन मेथड के बारे में जानकारी देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: all of the following are complications associated with oxygenation except। यहां पर एक ऑप्शन ऑक्सीजन से संबंधित नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। प्यूडी ऑरेंज, पॉल बर्न इफेक्ट, लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। अगर शरीर को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दी जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलते हैं, जबकि एक नहीं। वो कौन सा नहीं है ये आप बताएं। ऑप्शन डी की यदि बात करते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, तो प्रीमैच्योर बेबीज को यदि हाई ऑक्सीजन दे दी जाती है तो उससे उनमें टॉक्सिसिटी होती है, जिससे उनमें रेटिनोपैथी हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ये चीज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहलाई जाती है। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रीमैच्योर बेबीज को हाई ऑक्सीजन देने पर आई डैमेज हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है और इससे उनके अंदर ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहती है, यानी वो अंधे हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर पीडिया में आपकी ड्यूटी लगे, छोटे बच्चों की आप केयर कर रहे हैं, प्री मैच्योर बेबीज की आप केयर कर रहे हैं, तो कभी भी उनमें एस्फाइक्सिया होने पर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हाई फ्लो प्योर ऑक्सीजन नहीं देंगे। अदरवाइज इन बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस हो सकती है, वो परमानेंटली अंधे हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आपका आता है लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट। अगर किसी क्लाइंट को आपने लगातार ऑक्सीजन दी और इसकी वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशंस आए
और कॉम्प्लिकेशन का इफेक्ट अगर लंग्स में होता है, लंग्स प्रभावित होते हैं, लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो ये कंडीशन जो है आपकी लॉरेन स्मिथ इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। और तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉल बर्न इफेक्ट की। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के कारण, हाई ऑक्सीजन के कॉम्प्लिकेशन के कारण क्लाइंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम पॉल बर्न इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका ऑक्सीजन से ही संबंधित है और सही आंसर नहीं है। अब हम बात करते हैं प्यू डी ऑरेंज। ये आखिरी बचा ऑप्शन है और ये सही आंसर भी है। प्यूटी ऑरेंज बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के दौरान देखे जाने वाली फाइंडिंग है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ब्रेस्ट कैंसर के दौरान देखे जाने वाली फाइंडिंग है। ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में जब ब्रेस्ट की स्किन का आप एग्जामिनेशन करेंगे, तो ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर छोटे छोटे से डिंपल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे, मतलब दाने नहीं, मतलब डिंपल्स ही कह लीजिए, डिंपल जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये प्यूदी ऑरेंज कहते हैं। यहाँ पर ऑरेंज शब्द पर गौर करिएगा। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा या मौसमी। जब आपने इस फ्रूट को, ऑरेंज को खाया होगा, तो जब इसकी स्किन आपने पील की होगी, यानी इसके ऊपर का छिलका जब हटाया होगा, तो छिलके को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से डिंपल्स होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं। तो वही सेम अपीरियंस ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट की दिखने लग जाती है। जिस प्रकार से ऑरेंज के छिलके के ऊपर छोटे छोटे से गड्ढे पाए जाते हैं, ऐसी ही अपीरियंस ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट की दिखाई देती है। इसे प्यूडी ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन गिवन एट द एंगल ऑफ। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पर लगाया जाता है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 15 डिग्री। इंट्राडर्मल इंजेक्शन हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर में लगाया जाता है और इसे लगाते समय 15 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। जब आपको इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना हो, जो कि वेन्स में लगाया जाता है, उसके लिए आप 30 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना होता है, तो उसमें 45 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करते हैं। और जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है, तो उस समय 90 डिग्री एंगल से नीडल को इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट इंजेक्शन टाइप्स हैं, सभी के एंगल्स मेंशन्ड हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्थ सेट में भी पूछे गए हैं, सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with myasthenia gravis has been receiving neostigmine and asked about its action. What information about its action uh, should the nurse consider when formulating a response? माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को नियोस्टिगमाइन ड्रग दी जा रही है। ये पेशेंट आपसे पूछता है कि क्यों मुझे नियोस्टिगमाइन ड्रग दी जा रही है, क्या एक्शन है इसका, तो एज अ नर्स आप उसे क्या रिस्पॉन्ड देंगे? ऑप्शन ए, स्टिमुलेट्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आपके, यानी पेशेंट के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी। ऑप्शन टू, ब्लॉक द एक्शन ऑफ कॉलिनेस्ट्रेज। ये कॉलिनेस्ट्रेज के एक्शन को ब्लॉक करेगी। ऑप्शन थ्री, रिप्लेसेस डेफिशिएंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी है उनके एक्शन को रिप्लेस कर देगी। ऑप्शन फोर, एक्सेलरेट्स ट्रांसमिशन अलोंग न्यूरल शीट्स। ये न्यूरल शीट्स के बीच में ट्रांसमिशन को बढ़ाएगी।
माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस डिजीज का जो मेन कारण है वो हमारे शरीर में एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी का होना है। और शरीर में जब इस एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है तो हमारे जो नर्व ट्रांसमिशन है वो प्रभावित होता है, यानी ब्रेन से दिए गए जो सिग्नल्स हैं वो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक या तो धीमे पहुंचते हैं या पहुंच ही नहीं पाते। तो इस सिचुएशन के अंदर पर्सन की बॉडी के अंदर बहुत ही स्लो मूवमेंट देखने को मिलते हैं या फिर बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो पाते हैं। ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस है। इस डिजीज की शुरुआत में पेटोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी पर्सन की जो आंखों की पलकें हैं, आई लैशेस हैं, वो अपने आप बंद हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं और पर्सन चाहकर भी उन्हें खोल नहीं पाता, ओपन नहीं कर पाता। ये चीज पेटोसिस है। अब इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम उसे नियोस्टिग्माइन नाम की जो ड्रग देते हैं, ये बेसिकली एक एंटी कोलिनेस्टरेज ग्रुप की ड्रग है जो कि एसीएच के ब्रेकडाउन को रोकती है। यानी जब हम क्लाइंट को नियोस्टिग्माइन ड्रग देते हैं तो इसके इफेक्ट की वजह से इसका जो एसिटाइल कोलिन का जो ब्रेकडाउन है वो स्लो हो जाता है या रुक जाता है। और एसीएच का अगर ब्रेकडाउन कम होगा तो शरीर में एसीएच की मात्रा बराबर बनी रहेगी या फिर नॉर्मल से धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और एसिटाइल कोलिन अगर बढ़ जाएगा तो न्यूरो सही होने लगेगा और ये माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 2 को रोकेंगे, राइट करेंगे, क्योंकि जो कोलिनेस्टरेज है उसके एक्शन को रोकने का काम करती है ये ड्रग, जिसकी वजह से एसीएच का ब्रेकडाउन कम होता है और एसीएच का लेवल मेंटेन होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे ये कंडीशन ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is caring for a client who is admitted with urethral colic and hematuria. The client also has stage 1 hypertension and is overweight, the decrease of which clinical indicator associated with this client's status should the nurse be most concerned about at this time? आपके पास एक थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट आया है जिसे रीनल स्टोन था, यानी कि उसकी किडनी के अंदर पथरी थी। रीनल स्टोन वाला पेशेंट आया आपके पास में, उसकी रीनल में स्टोन था। अब ये स्टोन जो है रीनल एरिया से निकलकर यूरेटर में आ गया है। जैसे कि ये क्लाइंट की किडनी है, यहाँ पर ये स्टोन मौजूद था, किसी वजह से ये स्टोन यहाँ से निकलकर इस जगह पर आ गया है, यूरेटर के अंदर आ गया है और आगे आपका यहाँ पर ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो ये जो स्टोन है, पथरी है, ये जब यूरेटर में पहुंच जाती है तो इस जगह पर क्लाइंट को प्रॉब्लम्स फेस फील होती हैं, यहाँ से दर्द उठता है जो कि इस एरिया से निकलकर जेनाइटल ऑर्गन्स तक फैलता है, थाइस तक फैलता है और काफ़ी सीवियर टाइप का पेन होता है। एक बार फिर से समझिएगा, आपके पास हॉस्पिटल में एक रीनल स्टोन का पेशेंट आता है जिसमें रीनल स्टोन किडनी से निकलकर यूरिन के थ्रू यूरेटर में फंस जाता है, यूरेटर तक पहुंच जाता है। और जब ये स्टोन आगे मूवमेंट करता है तो क्लाइंट को स्पाज्म आते हैं, उसे सीवियर पेन होता है जो कि यूरेटर वाले एरिया से शुरू होकर पूरे एब्डोमेन में जेनाइटल पार्ट्स तक और थाइस तक रेडिएट होता है। इस कंडीशन को हम यूरेट्रल कॉलिक कंडीशन के नाम से जानते हैं और ये पेन जो होता है बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का पेन होता है। अब इस कंडीशन के साथ-साथ क्लाइंट को यूरिन पास करने पर उसमें ब्लड भी मौजूद होता है, यानी कि क्लाइंट को हीमेचूरिया हो रहा है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर स्टेज 1 हाइपरटेंशन भी है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन के पेशेंट में आप जानते ही हैं, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से 139 के बीच और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 से 89 एमएम ऑफ एचजी के बीच में देखने को मिलता है। अब ये पर्सन जो है ओवरवेट भी है, यानी इसका वजन भी ज़्यादा है। अब इस पेशेंट की केयर के दौरान नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से किस चीज़ को डिक्रीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यहाँ पर मोस्ट कंसर्न कौन-सी चीज़ है जिसे कम करना इस पेशेंट की केयर के दौरान
इस समय सबसे जरूरी है? ऑप्शन ए पेन, वेट, हेमेचूरिया या हाइपरटेंशन। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन वन माना जाएगा। पेशेंट को शार्प सीवियर रेडिएटिंग पेन हो रहा है और इसकी वजह से क्लाइंट बहुत परेशान है, तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि किसी भी तरह मेडिसिन देकर इसके पेन को रिलीव किया जाए, इसे दर्द से आराम दिलाया जाए। एक बार इस पेशेंट का दर्द ठीक हो गया, पेन रिलीव हो गया, तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को धीरे-धीरे टैकल कर सकते हैं। ऑप्शन टू के अंदर कहा गया है कि पेशेंट का वेट कम करना। अब पेशेंट का वेट अचानक कम किया नहीं जा सकता, ये लॉन्ग टर्म का मैटर है, इसलिए हम ये हमारे लिए मोस्ट कंसर्न चीज नहीं हो सकती। हेमेचूरिया का मतलब है कि यूरिन के साथ ब्लड का आना, और यूरेट्रल कॉलिक के पेशेंट में जो यूरिन के अंदर ब्लड की मात्रा होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमारे लिए इस समय इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। हाइपरटेंशन यूरेट्रल कॉलिक कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, सो इसे यहाँ पर हम सही नहीं मान सकते। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient with clinical manifestations of delusion of persecution and auditory hallucinations and refers to himself as the man is admitted to psychiatric unit. When asked, how are you doing today, patient responds by addressing himself in third person, the man is not doing well. The response of the patient is an example of. This is like a scenario based question. Imagine आप हॉस्पिटल ड्यूटी पर हैं, आपके सामने एक साइकाइट्रिक पेशेंट है जिससे डेल्यूशन और परसिक्यूशन है, यानी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मारना चाहता है, उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, कोई भी। तो ये चीज़ उसके अंदर है। और दूसरा, उसे ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होता है, यानी कि उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं। इस आदमी से जब पूछा जाता है कि आज आप कैसे हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो ये पर्सन अपने आप को थर्ड पर्सन मानते हुए जवाब देता है कि जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट किया है आपने, वो आज ठीक नहीं है। द मैन इज नॉट डूइंग वेल। जब पर्सन अपने आप को अलग मानकर जवाब देता है, तो ये किस प्रकार की कंडीशन है, इसे आपको बताना है। देखिए, एक तो आप हैं हेल्थ केयर पर्सोनल, जो कि अपने पेशेंट के पास गए और पेशेंट से पूछा कि आप कैसे हैं। तो ये पेशेंट अपने आप को खुद ना मानकर, वो समझता है कि उसके अंदर कोई और पर्सन भी है, वो खुद को थर्ड पर्सन मानते हुए उस आदमी के बारे में जवाब देता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। यानी एक ही व्यक्ति अपने आप को खुद से अलग समझता है, तो ये किस प्रकार की कंडीशन है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये ट्रांसफरेंस है? क्या ये आइडेंटिफिकेशन है या फिर डिसोसिएशन है? साधारणतया जब आप किसी पेशेंट से पूछते हैं कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये पेशेंट कहता है कि जो पर्सन आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो आज ठीक महसूस नहीं कर रहा है, मैं तो ठीक हूँ। यस, एग्ज़ैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर इस कंडीशन को डिसोसिएशन का नाम दिया जाता है। थोड़ा-सा स्पेसिफिकली डिसोसिएशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। Disruption disruption in integrative function of memory, identity and consciousness called dissociative disorder। तीन चीजें हैं। पहला है मेमोरी, दूसरा आता है आइडेंटिटी
और तीसरी चीज आती है कॉन्शियसनेस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेमोरी, आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस में इंटीग्रेशन ना रहे, यानी कि ये एक साथ जुड़कर काम ना करें, तो ये चीज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर आपका पेशेंट डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन से सफरिंग है, यानी उसे लगता है कोई उसे मारना चाहता है, नुकसान करना चाहता है। उसे ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तव में वहां मौजूद नहीं है। और तीसरी बात, जब आप उससे पूछा जाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो अपने आप को थर्ड पर्सन मानते हुए जवाब देता है। तो यहाँ पर क्लाइंट की जो आइडेंटिटी है, मेमोरी है, कॉन्शियसनेस है, इसमें इंटीग्रेशन डिस्टर्ब देखने को मिल रहा है। और ये चीज जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को कई बार हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार मूवीज के अंदर देखा होगा कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशन दिखाई जाती हैं, जिसमें समय समय पर पर्सन अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है और किसी और पर्सन की तरह रिएक्ट करने लगता है, उसमें बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। तो वो सब इसी बेसिकली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में ही बताया जा रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 hours after birth, the infant is found to have an area of swelling over the right parietal area that does not crosses the suture line. The nurse should chart this finding as किसी बच्चे के जन्म के 6 घंटे बाद उसके राइट साइड ऑफ द हेड पर हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, जो कि सूचर लाइन के एक ही तरफ मौजूद है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती। तो ये फाइंडिंग किस टर्म द्वारा एज अ नर्स आप डॉक्यूमेंट करेंगे? क्या ये सिफेलो हेमेटोमा है, मॉडलिंग है, सबड्यूरल हेमेटोमा है, या फिर कैपेट सक्सीडीनम है? ये बच्चे का मान लीजिए स्कल पार्ट है, ये बच्चे का सर है, ये डिफरेंट सूचर्स हैं। अब बच्चे के राइट साइड ऑफ द हेड में इस जगह पर मान लीजिए स्वेलिंग आई है, इस जगह पर सूजन आई है, उभार हुआ है। अब ये सूजन सिर्फ इस सूचर लाइन के अंदर अंदर है, ये सूचर लाइन को क्रॉस करके आगे की तरफ कहीं भी बाहर की तरफ नहीं गई है। तो ये चीज किस टर्म द्वारा डिनोट की जाएगी? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इसे हम सिफेलोहिमेटोमा के नाम से जानते हैं। डिलीवरी के दौरान लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे के सर पर भी दबाव पड़ता है, और इस दबाव की वजह से सर की जो स्किन होती है उसके नीचे मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से हल्की फुल्की इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जन्म के कुछ समय बाद सर के एक हिस्से में सूजन देखने को मिलती है, और सिंपली आप इसे सिफेलोहेमेटोमा का नाम दे सकते हैं। ये जो ब्लीडिंग होती है, ये बच्चे के सर की हड्डी, जिसे आप क्रेनियम वॉलेट या क्रेनियम कहते हैं, उसके बाहर की तरफ होती है। तो ये ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन नहीं होती। ये चीज़ कुछ समय बाद अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाती है। बच्चे के क्रेनियम के बाहर बट पेरिओस्टियम के नीचे ब्लड वेसल्स के प्रेशर पड़ने की वजह से रप्चर होना और वहाँ पर स्वेलिंग होना, जो कि सूचर लाइन के अंदर-अंदर रहती है, सिफेलोहेमेटोमा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन बी के अंदर मॉडलिंग मॉल्डिंग टर्म के बारे में बताया गया है। मॉडलिंग टर्म सिंपल सी बात यह है कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, बच्चे का सिर बर्थ कैनाल से पास हो रहा होता है, तो बर्थ कैनाल का आकार काफी छोटा होता है, और बच्चे का सर अगर पास नहीं हो पा रहा होता,
तो उस सिचुएशन में बच्चे की सिर की हड्डियां एक के ऊपर एक स्लाइड हो जाती हैं, एक के ऊपर एक खिसक जाती हैं, ताकि सिर का आकार छोटा हो जाए और बर्थ कैनाल से आसानी से बाहर निकल आए। इस प्रोसेस को हम मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी के अंदर सब ड्यूरल हेमाटोमा कंडीशन बताई गई है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के नाम से जानी जाती है। ये इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के नाम से जानी जाती है, जो बाहर से देखकर पता नहीं की जा सकती। अगर बच्चे में इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग होती है, क्रेनियम वॉलेट के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो इसे पता करने के लिए सीटी स्कैन का हमें सहारा लेना होता है, या एक्सरे द्वारा हम इसे पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए माना जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म आपको दिखाई लिखी गई है, कैपेट सक्सीडिनम। इसे थोड़ा समझिएगा। कुछ हद तक सिफेलोहेमेटोमा और कैपेट सक्सीडिनम टर्म में कंफ्यूजन रहता है। बच्चे में डिलीवरी के दौरान सर पर दबाव पड़ने से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और ये एक जगह पर होकर इस प्रकार से स्वेलिंग आ जाए जो कि एक सूचर लाइन एरिया के निश्चित एरिया के अंदर ही रहे, तो ये सिफेलोहेमेटोमा है। लेकिन अब मान लीजिए क्या होता है कि ब्लीडिंग थोड़ा सा अंदर की तरफ हुई, और इस ब्लीडिंग की बाद में जो स्वेलिंग आती है वो बच्चे के लगभग पूरे सिर में देखने को मिले, या फिर ऐसी स्वेलिंग जो कि सूचर लाइन को क्रॉस करके आसपास के हिस्से को भी इन्वॉल्व करे, तो ऐसी जो सूजन होती है इसे हम कैपेट सक्सीडिनम के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस ये है कि बच्चे में डिलीवरी के बाद अगर सर पर सूजन आ रही है और वो एक सूचर लाइन के अंदर ही है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये चीज सिफेलोहेमेटोमा कहलाती है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग सूचर लाइन को क्रॉस करके दूसरे सूचर तक भी पहुंच रही है, तो ये चीज कैपेट सक्सीडिनम के नाम से जानी जाती है। प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों ही टर्म्स को पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन कैपेट सक्सीडिनम और सिफेलोहेमेटोमा का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये अभी आप जो क्लास देख रहे हैं ये क्लास नंबर 38 है। आज मॉर्निंग में भी क्लास नंबर 37 अपलोड की गई थी 10:30 बजे के आसपास। तो आप चाहें तो उस एमसीक्यू क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following fetal positions is most favorable for birth? इनमें से कौन सी फीटल पोजीशन डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल मानी जाती है, सबसे ज्यादा सही मानी जाती है? वर्टेक्स, ऑब्लिक, फ्रैंक ब्रीच, या पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ हेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्टेक्स पोजीशन। वर्टेक्स पोजीशन को मोस्ट फेवरेबल फीटल पोजीशन फॉर बर्थिंग क्यों माना जाता है, इसे भी जान लीजिएगा। बच्चे का जो हेड होता है, बच्चे का जो सर होता है, और जो पेल्विक ब्रिम होती है, पेल्विस की जो ब्रिम होती है जिससे बच्चा गुजरता है, ये दोनों ही राउंडेड शेप की होती हैं, दोनों ही गोलाकार होती हैं। और इस वजह से ही हम बच्चे का सर अगर डिलीवरी के समय पहले है, यानी कि बच्चा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, तो इसे मोस्ट फेवरेबल मानते हैं। आसानी से बच्चे की डिलीवरी हो पाती है। एक बार फिर से समझिएगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को हम सेफ डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल इसलिए मानते हैं क्योंकि बच्चे का जो फीटल हेड है और जो पेल्विक ब्रेम है, दोनों का शेप एक जैसा होता है, दोनों ही राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो बच्चे का सर पेल्विक ब्रेम से आसानी से पास हो जाता है। इस वजह से हम हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को बेस्ट फॉर डिलीवरी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, normal biparietal diameter measurement of full term fetal head is? किसी फुल टर्म
फीटल हेड का बाईपैराइटल डायमीटर कितना होता है? 11.4 सेंटीमीटर्स, 9.5 सेंटीमीटर्स, 8.5 सेंटीमीटर्स, 10.5 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। बाईपैराइटल शब्द पर गौर कीजिएगा। जैसे ये किसी बच्चे का स्कल वाला पार्ट है, सिर वाला हिस्सा है। ये बच्चे का एंटीरियर पार्ट हो गया और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। अब यहाँ पर एंटीरियर पार्ट में फ्रंटल बोन है, यहाँ पर ये दो पैराइटल बोन्स हो गई और पीछे ऑक्सीपिटल बोन हो गई। अब यहाँ पर जो आप पैराइटल बोन्स देख रहे हैं सिर के बीच वाले हिस्से में, इन दोनों पैराइटल बोन के बीच का जो डायमीटर है, ये बाईपैराइटल डायमीटर कहलाता है। दोनों पैराइटल बोन के अंदर जो पैराइटल एमिनेंस वाला पार्ट होता है, इनके बीच की दूरी को हम बाईपैराइटल डायमीटर के नाम से जानते हैं और आपको इसका आकार बताना है, लंबाई बतानी है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन यदि बी है, 9.5 है, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। बाईपैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, when occiput points towards sacrum is referred to as। डिलीवरी के समय अगर बच्चे के सिर के पीछे वाला हिस्सा यानी ऑक्सीपिट वाला पार्ट सैक्रम बोन की तरफ डायरेक्टली मौजूद रहे तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? ऑप्शन ए परसिस्टेंट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑप्शन बी लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑप्शन सी डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑप्शन डी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो सबसे सेकंड लास्ट नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि पेल्विस के अंदर इस प्रकार से मौजूद होता है, तो बच्चे का अगर सर जो है इस सैक्रम वाले पार्ट के पास रहे तो आप इसे क्या कहेंगे? बच्चे का डिलीवरी के समय जो सर है, सर का ये पीछे वाला ऑक्सीपिट वाला पार्ट है, ये हमारी सैक्रम बोन के पास में मौजूद रहे, तो इस पोजीशन को हम डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन का नाम देते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन का नाम देते हैं। अगर बच्चे का ऑक्सीपिट पार्ट सैक्रम के बिल्कुल करीब है, उसी की तरफ है, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, projection, rationalization, denied and distortion by a client with hallucinations and delusions are examples of disturbance in। यहाँ पर देखिएगा, तीन डिफेंस मैकेनिज्म्स के नाम बताए गए हैं। पहला है प्रोजेक्शन, दूसरा है रैशनलाइजेशन, तीसरा है डिनाइड और चौथा है डिस्टोर्शन। चार डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, सॉरी। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आप सभी जानते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है ऐसी कोई भी साइकोलॉजिकल थिंग या इवेंट, सिचुएशन जिससे क्लाइंट को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वो उससे बचने के लिए एक रास्ता चुनता है, उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। लाइफ में एंजाइटी या स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाली किसी भी चीज से बचने के लिए पर्सन द्वारा लिए गए स्टेप्स को हम डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रोजेक्शन की बात करें तो क्लाइंट ने कोई गलती की है, लेकिन वो इस गलती का जो ब्लेम है अपने ऊपर ना लेकर दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है। गलती अपने ऊपर ना मानकर दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, तो ये प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि उसे मेंटल स्ट्रेस ना हो। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी कार्य में सफलता नहीं मिलने के बाद उस चीज को अपने योग्य नहीं बताना। जैसे फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। लोमड़ी कोशिश करती है लेकिन उसे अंगूर नहीं मिलते, तो बोलती है मैं अंगूर खाना ही नहीं चाहती थी, वो खट्टे हैं। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिनाइड का मतलब है कि मैंने किया ही नहीं है, साफ साफ मना कर देना, मैंने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना।
और डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उस नज़रिए से देखना जो कि उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस ना करे। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन स्ट्रेस से बचने के लिए आदमी उस सिचुएशन को अलग तरीके से देखने लगता है, सोचने लगता है, ये डिस्टॉर्शन है। अब किसी क्लाइंट को ये 4 डिफेंस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हुए आप देखते हैं, साथ ही साथ उसे हैलुसिनेशंस भी हो रहे हैं, डेल्यूशंस भी हो रहे हैं, तो इस पर्सन के अंदर किस चीज़ की डिफ़िकल्टी है, किस चीज़ में डिस्टर्बेंस है, ये आपको बताना है। लॉजिक, एसोसिएशन, रियलिटी टेस्टिंग या थॉट प्रोसेस में। सही जवाब है ऑप्शन सी, रियलिटी टेस्टिंग। जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के रियल वर्ल्ड और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है, इवैल्यूएट करता है, तो ये चीज़ रियलिटी टेस्टिंग के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर क्लाइंट द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना, हैल्यूसिनेशंस और डेल्यूशंस को शो करना, इस प्रकार से वो रियलिटी के साथ नहीं है, बल्कि रियल सिचुएशन को मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर रहा है या देख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में जो रियलिटी टेस्टिंग है उसके अंदर डिस्टरबेंस है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when helping a client with Parkinson's disease to ambulate, what instruction should the nurse give to the patient? आप एक किसी पार्किंसन डिजीज से सफरिंग पेशेंट की केयर कर रहे हैं। इस पेशेंट को एम्बुलेट करते समय, एम्बुलेशन करवाते समय, यानी कि वॉक कराते समय, घुमाते फिराते समय, चलाते समय कौन सा इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे जो कि वॉकिंग के दौरान इस पेशेंट को हेल्प करेगा? ऑप्शन ए, अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड, हम इस पेशेंट को आगे की तरफ झुकने से मना करेंगे। ऑप्शन टू, हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स, हम इसे बताएंगे कि जब वो अगला कदम आगे बढ़ने के लिए उठाए तो थोड़ा सा रुके, सोचे, फिर धीरे से बढ़ाए। ऑप्शन थ्री, रेस्ट बिट व्हेन ट्रिमर्स आर एक्सपीरियंस्ड, जब इस पेशेंट को ट्रिमर्स आने लगे तो वो रुक जाए, थोड़ा समय रेस्ट करे। ऑप्शन फोर, कीप आर्म्स क्लोज टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये अपने हाथों को बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के बिल्कुल पास रखे। पार्किंसंस डिजीज के अंदर हमारे शरीर में डोपामाइन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट में प्रॉपर बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो पाती, ट्रिमर्स आते हैं। ये सभी पार्किंसन डिजीज के लक्षण माने जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज की शुरुआत के अंदर पर्सन की जो हैंडराइटिंग होती है वो बिगड़ जाती है, काफ़ी छोटी हो जाती है। ये इसे आइडेंटिफाई करने के लिए पहला सिम्टम माना जाता है। पेशेंट किसी पेपर पर लिखना शुरू करेगा तब तो बड़े बड़े अक्षर लिखेगा, लेकिन जब वो पेपर के एंड तक पहुंचेगा तो उसकी राइटिंग बिगड़ जाएगी और इतनी छोटी हो जाएगी कि वो खुद उसे न समझ पाएगा ना पढ़ पाएगा। ये उसका स्टार्टिंग आइडेंटिफिकेशन फीचर रहता है। अब जब ये पेशेंट एम्बुलेट करता है, चलता है, तो इसके गिरने की संभावना रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सिखाते हैं कि कभी भी वो चलते समय अपने आप को आगे की तरफ ना झुकाए, अपने गर्दन, सिर और कमर के ऊपर वाले हिस्से को स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए चले, ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी जगह पर बनी रहे और बॉडी बैलेंस ना बिगड़े। नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मली जब हम चलते हैं या खड़े रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है। लेकिन आपने अगर अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाया, गर्दन और सिर को आगे की तरफ झुकाया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, ये यहाँ से हटकर दाएं-बाएं या ऊपर-नीचे शिफ्ट हो जाता है, जिससे बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है और हम नीचे गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। पार्किंसन वाले पेशेंट जनरली जब चलने लगते हैं
तो ये हमेशा अपने सर और गर्दन को आगे की तरफ झुका लेते हैं। इस विशेष पोजीशन में जो चलने का मेथड होता है इनका, इसे हम स्टूप्ड पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसे स्टूप्ड पोस्चर के रूप में जानते हैं। पार्किंसन वाले पेशेंट का चलते समय अपने सिर और गर्दन को आगे की तरफ झुका लेना स्टूप्ड पोस्चर कहलाता है, और इस पोस्चर के चलते वो बार बार चलते हुए गिर भी जाते हैं। तो हमें उन्हें सिखाना है कि चलते समय आप अपने सिर और गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, अवॉइड करेंगे लीनिंग फॉरवर्डिंग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स। देखिए, जब किसी व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज हो जाता है तो उसमें इस डिजीज की वजह से हेजिटेट होता है, यानी कि वो चलते समय अपने कदमों को उठाकर आगे बढ़ते समय हिचकिचाता है, उसे घबराहट होती है, उसे डर लगता है। तो ये डिजीज का ही पार्ट है। तो हम इसे जल्दी से अवॉइड नहीं करवा सकते जब तक डोपामाइन का लेवल ठीक नहीं होगा, बॉडी में लेवोडोपा ड्रग की वजह से डोपामाइन मेंटेन नहीं होगा, तब तक ये चीज को हटाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इस पेशेंट को इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं कि वो चलते समय मार्चिंग रिदम का इस्तेमाल कर सकता है। चलते समय उसके द्वारा मार्चिंग रिदम पोस्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वो फ्लुएंटली आसानी से चल सके। जब कोई, आपने देखा होगा आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, जब वो परेड करते हैं तो एक मार्चिंग रिदम में चलते हैं, उनके हैंड और लेग दोनों एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, तो उसे मार्चिंग रिदम कहते हैं। और इस चीज का फॉलो करते हुए पार्किंसन के जो पेशेंट्स होते हैं अच्छी तरह से बिना गिरे चल सकते हैं। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि जब ट्रिमर्स आए तो पेशेंट को रेस्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर बात तो ये सही है, लेकिन पार्किंसन डिजीज के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पार्किंसन एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है, उसी समय उसको ट्रिमर्स भी एक्सपीरियंस होते हैं, उसके हाथ पांव में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, मरोड़े उठते हैं, ट्रिमर्स आते हैं। तो पार्किंसन डिजीज का सिम्टम ही है रेस्टिंग ट्रिमर्स। लास्ट ऑप्शन 4 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि क्लाइंट को अपने हाथों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास रखना चाहिए, जो कि सही नहीं है। जब भी क्लाइंट चलता फिरता है, वॉक करता है, तो उसे अपने हाथों को नेचुरली जो स्विंग होते हैं, यानी आप जब मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके हाथ पैरों के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। कभी हाथ आगे जाएगा, कभी हाथ पीछे जाएगा। तो ये जो स्विंग होती है, ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो एस इन पेशेंट्स को भी हमें कहना चाहिए कि आप जब वॉक करें तो अपने हाथों को फ्री छोड़ दें और इन्हें नेचुरली स्विंग करने दें, ताकि बैलेंस बना रहेगा। मोस्टली पार्किंसन के पेशेंट चलते समय अपने हाथों को सिकोड़कर कमर के हिस्से या चेस्ट एरिया के पास ले आते हैं, जिससे कि उन्हें चलने में दिक्कत होती है। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स फॉर प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स। नीचे बताए ऑप्शंस में से प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए, मूव एज क्लोज टू द पेशेंट्स बेड एज यू कैन। किसी पेशेंट को शिफ्ट करवाते समय या उसको पोजीशन चेंज करवाते समय आप पेशेंट के जितना करीब जा सकते हैं आपको जाना चाहिए। ऑप्शन 2, सेट योर फीट्स इनटू कंफर्टेबल एंड सॉलिड वाइड बेस ऑफ सपोर्ट व्हेन लिफ्टिंग। किसी पेशेंट को उठाते समय आपको अपने पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, और एक दूसरे पैर को इतनी दूरी पर रखना चाहिए कि एक वाइड बेस सपोर्ट बन सके। ऑप्शन सी, कीप द हेड अपराइट एंड होल्ड योर शोल्डर्स अप। आप अपने हेड को सीधा रखें, ऊपर रखें, और शोल्डर्स को भी सही पोजीशन में उठाकर रखें। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर जो बॉडी मैकेनिक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसमें हमारे बॉडी के एफर्ट्स को बताया जाता है। जैसे कि किसी काम को करते समय हमारे
मसल्स, बोन्स और नर्वस सिस्टम के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हम उस काम को आसानी से पूरा कर सकें, हमें इंजरी भी ना हो, हम नीचे भी ना गिरें। ये सब चीज़ें बॉडी मैकेनिक्स हैं। बॉडी मैकेनिक्स का सिंपल मतलब आप इस तरह से समझिए कि जब आप हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की तरह ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे और पेशेंट की पोजीशन चेंज करवा रहे होंगे, या पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पर या बेड से व्हील चेयर पर शिफ्ट कर रहे होंगे, तो पेशेंट को शिफ्ट करते समय, उसे लिफ्ट करते समय आपकी बॉडी की जो पोजीशनिंग है वो कैसी रहनी चाहिए, ताकि पेशेंट को भी इंजरी ना हो, पेशेंट फॉल ना हो, आपको भी स्ट्रेन ना आए या कोई डैमेज ना हो। ये सही तरीका जो होता है इस काम को करने का, ये बॉडी मैकेनिक्स के रूप में जाना जाता है। देखिए, अगर आप सही बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन करेंगे, तो इससे आपकी कमर में झटका नहीं लगेगा, आप लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत प्रैक्टिस किया, बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन नहीं किया, तो आप गिर सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है, पेशेंट को चोट लग सकती है। तो बॉडी मैकेनिक्स का सिंपल यही मीनिंग है कि पेशेंट को शिफ्ट करते समय या किसी काम को करते समय सही पोजीशन में रहकर उसे करना। अब कौन-सा ऑप्शन सही है, कौन-सा गलत है, इसे जान लेते हैं। यहाँ पर जब हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं या पोजीशनिंग करवाते हैं, तो पेशेंट के जितना करीब जा सकते हैं, बेड के जितना करीब जा सकते हैं, जाना चाहिए, जिससे हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट के वेट को मैनेज कर पाएँगे। पेशेंट को उठाते समय, शिफ्ट करवाते समय आपको हमेशा अपने पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए और पैरों को एक-दूसरे से इतनी दूरी पर रखना चाहिए कि आपके पैरों का एक वाइड बेस सपोर्ट बन जाए और आसानी से आप पेशेंट को उठा सकें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पेशेंट को उठाना चाहते हैं, तो अपने पैरों को इतना ज़्यादा भी दूर ना करें कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए और पेशेंट को उठाते समय आप खुद स्लिप होकर गिर जाएँ और इंजरी हो जाए। आपको अपने पैरों को इतनी दूरी पर रखना है कि इससे एक वाइड बेस बन जाए, यानी कि आप गिरे नहीं और पेशेंट को भी आसानी से उठा सकें। अगर आपने पैरों को बहुत ज़्यादा करीब रखा, तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, आप गिर सकते हैं। तो हमेशा आपको ना ज़्यादा करीब रखने हैं पाँव, ना बहुत ज़्यादा वाइड करने हैं। एक नॉर्मल दूरी पर इन्हें रखकर बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना है। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही माने जाएँगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। Next question is the submental vertical diameter measures. किसी क्लाइंट के स्कल में सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर की माप कितनी होती है, ये आपको बताना है। 9.5 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, 11.5 सेंटीमीटर्स या 14 सेंटीमीटर्स। एक रफ इमेज में हम समझ लेते हैं कि ये डायमीटर होता कौन सा है। ये आपका सुंदर सा पेशेंट है, पर्सन है। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसकी नोज़ है, ये इसके लिप्स हैं और ये इसका चिन पार्ट है। यहाँ पर कहा गया है हमें सबमेंटो वर्टिकल पार्ट। देखिए, सब का मतलब होता है बिलो। जहाँ कहीं भी एसयूबी शब्द आप टर्म देखेंगे, उसका मतलब होता है बिलो, यानी नीचे। और यहाँ पर जो मेंटो शब्द लिया गया है, मेंटो, इसका फुल फॉर्म होता है मेंटम। मेंटम का मतलब हो गया चिन, या हिंदी में जिसे आप थोड़ी कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये पार्ट जो है ये मेंटम कहलाता है। आप अपने चेहरे पर इस पार्ट को चेक टच कर कर देखिएगा। ये मेंटम कहलाता है, चिन कहलाता है, ठोडी वाला हिस्सा हिंदी में इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर सब मेंटो का मतलब हो गया बिलो द मेंटम, यानी थोड़ी से जस्ट नीचे। तो यहाँ पर इस जगह पर ना होकर कहीं यहाँ पर, तो इस जगह वाले पार्ट को हम सब मेंटम पार्ट कहेंगे। और वर्टिकल शब्द का मतलब होता है कुछ इस तरह से, ऊपर से नीचे। वर्टिकल लाइंस का मतलब अपन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइंस तो मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। और हॉरिजेंटल शब्द का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल शब्द का मतलब होता है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। किसी भी तरह से आप इसे बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन के तरफ लेटा हुआ, लाइंग डाउन पोजीशन में, और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे सीधा खड़ा हुआ। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा।
अब यहाँ पर सबमेंटम रीजन से हमें शुरू करते हुए एक डायमीटर बनाना है, यानी इस हिस्से से एक डायमीटर बनाना है जो कि वर्टिकल होना चाहिए, यानी सीधा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायमीटर बनेगा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे हम वर्टेक्स पार्ट के रूप में जानते हैं। हमारे पर्सन के शरीर स्कल पार्ट का ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं। इसे मैं इस तरह कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, येलो या फिर ब्लैक से कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सिर का ऊपर वाला जो भाग आप देख रहे हैं, जिसे मैं डार्क कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वर्टेक्स पार्ट कहलाता है। बच्चा जब हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन में होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है, तो बच्चे का यही वाला सिर सर्विक्स से वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पर आपको दिखाई देता है या फील होता है। तो हमारा जो ये चिन पार्ट है, मेंटम पार्ट है, इसके जस्ट नीचे से शुरू होकर वर्टेक्स के टॉप पार्ट के बीच का जो डायमीटर होता है, इसे हम सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर के नाम से जानते हैं। होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। मेंटम का मतलब है चिन, तो सबमेंटम मतलब मेंटम से जस्ट नीचे, चिन के जस्ट नीचे से शुरू होकर वर्टिकली यानी सीधी लाइन जो होगी वो वर्टेक्स के टॉप पोर्शन को टच करेगी, और ये जो डायमीटर है सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो होता है 11.5 सेंटीमीटर्स। सबमेंटो वर्टिकल जो डायमीटर है उसका जो साइज होता है वो होता है 11.5 सेंटीमीटर्स। ये चीज प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज important for upcoming nursing recruitment exams. Engaging diameter of vertex presentation. अगर बच्चा हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन में है, यानी डिलीवरी के समय बच्चे का सिर सर्विक्स एरिया के करीब है, तो इस सिचुएशन में एंगेजिंग डायमीटर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक या फिर मेंटो वर्टिकल। सही जवाब है ऑप्शन बी, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। आइए इसे डायमीटर द्वारा, डायग्राम द्वारा सही तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका न्यूबॉर्न बेबी है जो कि यूट्रस के अभी अंदर है। अगर इस बच्चे के अंदर जो इसकी गर्दन है वो कंप्लीटली फ्लेक्स्ड है, यानी कि गर्दन पूरी तरह से नीचे झुकी हुई है, उसका ये जो चिन वाला पार्ट है, मेंटम वाला पार्ट है, वो बिल्कुल चेस्ट के करीब है, यानी गर्दन पूरी तरह से फोल्डेड है, आगे झुकी हुई है, तो इस समय जो एंगेजिंग डायमीटर होगा वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक पार्ट होगा। सब ऑक्सीपिटो का मतलब हो गया ये जो ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है, सर के पीछे वाला हिस्सा है, इससे नीचे से लेकर ब्रिग्मा वाला ये जो एरिया है इसके बीच का डायमीटर, यानी कि बच्चा जब अपनी गर्दन को पूरी तरह से नीचे झुका कर डिलीवर हो रहा है, तो इस समय बाहर से देखने पर जो एंगेजिंग डायमीटर वाला पार्ट होगा वो बच्चे के सिर का ये वाला हिस्सा होगा। और यहाँ पर ये जो डायमीटर है इसे हम सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर के नाम से जानते हैं। सब का मतलब नीचे वाला, ऑक्सीपिटो मीन्स ये पीछे वाला हिस्सा, यानी ऑक्सीपिटल पास से जस्ट नीचे से लेकर ये ब्रेग्मा वाले पार्ट के बीच का जो डायमीटर है ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर कहलाता है। और नेक के कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होने पर ये हिस्सा बाहर से आपको एंगेज्ड दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं, अगर बच्चे की गर्दन पूरी तरह से नीचे नहीं झुकी हुई है, बच्चे की गर्दन डिलीवरी के दौरान हल्की झुकी हुई है, यानी कि पार्शियली फ्लेक्स्ड है, तो बच्चे में सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल एरिया जो है वो एंगेजिंग डायमीटर के रूप में देखा जाएगा। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ये वाला जो हिस्सा है ये एंगेजिंग डायमीटर के रूप में काम करेगा अगर पूरी तरह से गर्दन फ्लेक्स्ड नहीं है तो। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A client in emergency department states, I was bitten by a raccoon while I was fixing a water pipe in the crawl space of my basement. Which of the most effective first aid treatment for the nurse used this client? एक पेशेंट आपके पास आकर कहता है कि जब वो अपने घर के बेसमेंट में वाटर पाइप को ठीक कर रहा था तो उसे अचानक एक रैकून ने काट लिया और उस पर हमला कर दिया। ये पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो इस रैकून बाइटिंग के बाद सबसे पहला फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन वन, एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटी वेनन। Option 2, maintaining a pressure dressing. Option C, cleaning the wound with soap and water. Option 4, applying the tourniquet proximal to the wound. रैकून एक छोटा जानवर होता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और इसकी आंखों के पार आसपास काला घेरा मौजूद रहता है। जब किसी क्लाइंट को बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है तब वहां पर पेशेंट की आईज के आसपास काला घेरा बन जाता है, उसे रैकून आईज कहते हैं। ये वही रैकून एनिमल है। अब इसकी बाइट के बाद क्लाइंट के अंदर वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो इस सिचुएशन में जैसे कि डॉग बाइट करता है तो वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उसी प्रकार से रैकून के बाइट करने पर क्लाइंट में कहीं वायरल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो जाए, तो जैसे डॉग बाइट का फर्स्ट एड है वैसे ही यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। हमें जिस जगह पर उसे रैकून नामक एनिमल ने काटा है उसे लगातार सोप और वाटर से लगातार साफ करते रहना है, ताकि उसकी जो अपर स्किन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन अगर मौजूद है तो वो वाटर और सोप की क्लीनिंग की वजह से वहां से हट जाए और क्लाइंट में फर्दर इन्फेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाए। तो रैकून बाइटिंग के बाद फर्स्ट एड के रूप में हम वुंड को सोप एंड वाटर से क्लीन करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनिन कहा गया है इसमें। ये माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रेस में काम नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करने से इन्फेक्शन नहीं रुकेगा, ये चीज बिल्कुल गलत है, इसलिए हम इसे नहीं यूज करेंगे। अगर आपने घाव के पास टॉर्निके बांध दिया है तो इससे सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगा, और लेकिन सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगा यानी सर्कुलेशन रुक जाएगा और इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होगा। सर्कुलेशन रुकेगा, सिर्फ इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स, नॉरसेट और अदर नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।